हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू शाला के तंत्र। स्टार्ट करते हैं हम शिशु रोग। तो ये सिलेबस टू सिलेबस जो आपका पॉइंट होने जा रहा है उसमें हेड डिजीज़ को हम लेंगे और 10 से 15 मार्क्स में कैसे एक्सप्लेन करोगे। फर्स्टली थैंक यू फॉर कमिंग, जो आपने आयर मेडिकल क्लासेस को इतना सपोर्ट दिया। उसके बाद आप जो आयर मेडिकल क्लासेस पे आज हो, अगर आप नए हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना। और चलते हैं हम अपने टॉपिक पे। तो टॉपिक हमारा क्या है? टॉपिक है सिलेबस टू सिलेबस। तो सिलेबस का पॉइंट है, तो यहाँ पे शिशु रोग को हम लेके चल रहे हैं। शिशु रोग में हम आपको यहाँ पे शिशु रोग के जनरल एटियोलॉजी, उसके पैथोलॉजी, क्लिनिकल फीचर्स और जो रोग के हैं वो स्टार्टिंग में जो भी उसके वातज, पित्तज, कफज, शनिपातज, जो सूर्यार्तक, इन सबको मैं बताने वाली हूँ। तो ब्रीफ है, यहाँ पे बहुत कुछ है जो 10 से 15 मार्क्स में आप कैसे लिखते हो। तो स्टार्ट करो, बिना टाइम वेस्ट किए आप शुरू करो शिशु रोग को। शिशु रोग में सबसे पहले आप बताओगे प्राण प्रणवत्यम यत्र शतम सर्वेन्द्रणी च यद उत्तमांगम अंगानाम शिरतद्दविति, यानी चारे चरक ने जो सूत्र स्थान है 17वें अध्याय में 12वें श्लोक में ये बहुत अच्छे से आपको बताया कि शेर को परिभाषा कैसे लिखोगे या शेर क्या है ये आपको बताया। तो उसमें क्या होता है, प्राण प्राणवत्यम यत्र शतम सर्वेन्द्रणी, जिसमें प्राणियों के प्राण एवं सभी इंद्रियां रहती हैं। इंद्रियां, ज्ञान इंद्रियां कौन सी हैं? जो आपके शरीर में आँख, नाक, कान जो होते हैं जिनसे आप समझते हो ज्ञानेंद्रिय को, एक ठीक है। तो इन ज्ञानेंद्रियों को जिससे आप देखना, सुनना, समझना, सूंघना, ठीक है, श्वास लेते हो, उन सब ज्ञानेंद्रियों से जिससे ज्ञान प्राप्त करते हैं, उन ज्ञानेंद्रिय जहाँ आश्रित हैं वो है सिर, जो शरीर का सबसे उत्तम अंग है। यत उत्तमांग अंगानाम शिरतद्, उसे क्या कहते हैं? सिर कहते हैं, ठीक है। तो ये जो है सिर की परिभाषा, इसे लिखोगे, इसको समझो पहले। मैं जो शुरू करने जा रही हूँ उसको पहले समझा रही हूँ पहले। फिर द मोस्ट वाइटल पार्ट ऑफ द बॉडी विच इज़ द साइट ऑफ ऑल द 5 सेंस ऑर्गन, ये आप इसे लिख सकते हो इस तरीके से भी, विच इज़ द बेस्ट ऑर्गन अमंग द ऑर्गन ऑफ द बॉडी, जो बॉडी का बेस्ट पार्ट है उसे का इज कॉल्ड द सिरा, ठीक है। तो यहाँ पे आप ये समझ गए होगे कि शिरा को आप कैसे एक्सप्लेन करोगे। और शिशु रोग के पर्याय क्या हैं, ये भी एक आंसर को सजावट देने का काम है, जहाँ पे आप लिखोगे शिरशूल, ठीक है, शिरशूल, आप शिररुजा, शिरपीड़ा, ठीक है, शिरशूल, शिररुजा, शिरपीड़ा, शिरोभिताप। तो ये आप लिख सकते हो एज उसके सिनोनिम्स में। तो ये आपने सिनोनिम्स लिख दिया, उसको स्टार्ट। उसके बाद आपको एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, ये जान लो कि क्या हम पढ़ रहे हैं उसको मॉडर्न जो साइंस है उसमें कैसे कोरिलेट करो। तो हेडेक है, नेजल माइसियासिस है, मियासिस से माइग्रेन है, फ्रंटल साइनोसाइटिस है, ट्राइजेमाइनल न्यूरोलेजिया, ठीक है। तो ये जो है इन सबसे कोरिलेट हुआ, यानी इनके सिम्टम्स इन आयुर्वेद की जो डिजीज़ हैं उनसे कोरिलेट की गई हैं, ठीक है। एज अ टोटली कोई भी आयुर्वेद और जो मॉडर्न साइंस है हम टोटली नहीं करते। आयुर्वेद अपने आप में एक अलग साइंस है, ठीक है। तो उनकी जो सिम्टम्स हैं उन डिजीज़ को कोरिलेट किया गया। तो ये आपने एक माइंड सेटअप बना लिया। अब आंसर लिखोगे तो आंसर में कैसे क्या क्या है, तो आप पहले स्टार्ट करोगे निदान। निदान लिखोगे, किसी का भी आप निदान लिखते हो। तो यहाँ पे मैंने इस बार जो है समझाने की कोशिश की है आपको, उसमें आप जानो कि देखो पिक्चर्स यूज हैं, उसके आप संप्राप्ति लिखोगे, उसके बाद आप सामान्य चिकित्सा लिखो, या उसके सामान्य चिकित्सा करते हुए आप बताओगे भेद। तो भेद के बताने के बाद कुछ आचार्यों के वर्णन और उन भेदों को कैसे कैसे आप लिखते चले जाओगे, सारे आंसर देते चले जाओगे, ये आपका है। तो ये मैं अभी स्लाइड्स दिखाने से पहले आपको बता दूं, अब आंसर शुरू कर रहे हो, ठीक है। तो आप लिख लोगे शिशु रोग के पर्याय, फिर आपके शिशु के निदान, ठीक है। तो निदान का पॉइंट क्या है? संधारणतम, देखो कोई भी चीज़ है संधारणता, अधारणी वेकों को धारण नहीं करोगे, दिवा सपने नहीं करोगे, दिन में सोना नहीं है, उसके रात्रि जागरण नहीं करना है, उच्च भाषा बहुत तेज बोलना नहीं है, उच्च स्वर में, अनावश्यक कोई भी अति मैथुन नहीं करना है, बहुत से गंध जो होते हैं उन गंधों को सूंघने से भी सिरों में असात में कुछ नहीं करना, आघात कोई क्षति ना हो, रजो धूमिल यानी हम धूल या फिर कोई भी ऐसे कण जो अतिशीत या अतिउष्ण हो उन्हें ना लें। उसके बाद गुरु अम्ल और हरिताद इन आहारों का ना करें, अति शीत अम्बु सेवन ना करें, बहुत ठंडे पानी का सेवन ना करें, सिरोभिघात ना करें, किसी सर पे कोई चोट ना लगी हो, और कोई भी दुष्ट बहुत ज़्यादा रोना नहीं, बाष्प निग्रात ना करना, यानी बहुत ज़्यादा अश्रु जो होती हैं आंसू ना बहाना, जब मेघ बादलों का आकाश, ये सब अपना देश काल विप्राय ना होना, ठीक है, इन सब चीज़ों का ना होना, ठीक है। तो इसे आप कैसे समझ सकते हो? इस तरीके से इसे समझ सकते हो,
देखो ट्रामा, बहुत क्षति ना हो, अल्कोहलिक मधु का सेवन ना हो, एक्सेसिव वाटर आप ना यूज़ कर रहे हो, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आपको क्या बताती हैं, ये आपको कोरिलेट कर देनी है पिक्चर्स, ठीक है। ये आप ना भूलो, इसलिए मैंने इन सारी चीज़ों को बताया कि एसिडिक फूड्स ना हो, बहुत ज़्यादा लाउडली आप ना सुनो, स्ट्रेस ना लो, ट्रामा ना हो, अल्कोहलिक, डे स्लीप ना हो, एक्सेसिव वाटर जो होते हैं बहुत ठंडा यानी अतिशीत, ठीक है, ना करो। तो ये सब लर्निंग पॉइंट है। निदान लिखने के बाद जब आप ये सब जब आप करोगे तो क्या होगा, शिरोरोग की उत्पत्ति होगी, ठीक है। अब शिरोरोग की उत्पत्ति होने के बाद अब क्या संप्राप्ति यानी पैथोलॉजी क्या है, तो संप्राप्ति क्या लिखोगे, निदान सेवन हमने ये किया, ये सारे निदान सेवन जब हुए तो हमारे क्या हुए, सिर में वात दोष, जो वात आदि दोष है, वात पित्त का, वो दोष कुपित हो जाते हैं और सिर का जो रक्त, जहाँ से जो रक्त है, जो ब्लड है, वो सर्कुलेशन जो है वो दूषित हो जाता है। जब वो दूषित हो जाता है तो शिरोरोग की उत्पत्ति हो जाती है। ऐसा किससे कहा, आचार्य चरक का वर्णन है, ठीक है। फिर शिरोरोग की सामान्य चिकित्सा कैसे करोगे, तो या तो संशोधन करोगे या तो संशमन करोगे। संशोधन यानी पंचकर्म का प्रयोग है और संशमन यानी औषधि से। अब इसको कैसे एक्सप्लेन करोगे, इस तरह से है कि हम सबसे पहले एक पॉइंट लिखेंगे, निदान परिवर्जन, ठीक है। निदान परिवर्जन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हर में आपको कुछ ना याद हो तो सबसे पहले निदान परिवर्जन लिखो कि जिसकी वजह से हम बीमार हुए वो पहले हटा दो, ठीक है। यहाँ पे एक पॉइंट कहा गया, आचार्यों ने कहा कि सिर जो है वो तो 5 ज्ञान इंद्रियों को धारण की हुई है और वो प्राण को मुख्य आशा है, इसलिए इसे बहुत शीघ्र चिकित्सा करनी चाहिए, इसे इग्नोर नहीं करना चाहिए, ठीक है। थर्ड, ये सेकेंड आप क्या करो, नस्य कर्म बहुत ज़्यादा है, क्योंकि सिरो जो है वो जो नासा है, नाक है, वो सिर का द्वार है, तो आप नस्य कर्म कर सकते हो, शिरोभ्यंग कर सकते हो 10 मूल तैल से या धतूस तैल से, सिरोबस्ती कर सकते हैं। उसके बाद आप क्या कर सकते हैं, आप करेंगे क्या, घृतपान, ठीक है, घृतपान करा सकते हैं, अग्निकर्म कर सकते हैं, सिरावेद कर सकते हैं, महालक्ष्मी विलास रस का प्रयोग कर लीजिए, वाशा पुष्प योग आता है उसका प्रयोग कर सकते, दंती प्रवाल योग और आदि वर्ड लगा देते हैं अपने आंसर को कि ये और भी हमारे पास तथ्य हैं, ठीक है। उसके बाद मेन चलोगे तो हमारा क्या था, भेद का। तो देखो भेद में आप क्या करोगे, देखो मैं बहुत जल्दी जल्दी सारी चीज़ें आपको पॉइंट आउट करते जाती हूँ, बस आप मार्क्स ले लो, बुक्स लेके बैठ जाओ, स्टार्ट कर दो, ठीक है, और आपका कंप्लीट हो जाता। भेद में लिखोगे आचार्य सुश्रुत के भेद लिखे, क्योंकि हमारे क्या है, शालक्य में आचार्य सुश्रुत मेन इंपॉर्टेंट। तो वातज, पित्तज, कफज, रक्तज, शनिपातज, क्षयज, क्रमिज, सूर्यावर्तम, अनंतवातम, अर्धवेदक और शंखक, ये 11 हैं, ठीक है। क्या है, 11 जो है यानी 11 जो आचार्य सुश्रुत ने बताए हैं, ठीक है। इन 11 को बहुत इंपॉर्टेंट है और इन्हें लर्न कर लेना, ठीक है। उसके बाद ये 11 जो भेद हैं वो आपको समझ में आ गए, तो ये इन्हीं 11 वेदों को एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। तो अब अपने आंसर में आप लिखोगे कि पहले तो ये भी बताओगे कि वाग्भट्टाचार्य ने जो क्षयज नहीं बताया, ठीक है, उन्होंने 10 भेद बताए हैं, जितने 11 भेद हैं थे उसमें से जो क्षयज है वो क्षयज भेद हटा दिया, ठीक है। तो वाग्भट जी ने ये जो है नहीं बताया है। उसके बाद आपका 10 भेद कह दिया। उसके बाद एक नोट डाउन पॉइंट ये कर लो कि आचार्य चरक ने 5 भेद बताए। 5 भेद कौन से, वातज, पित्तज, कफज, शनिपातज और प्लस कर दिया क्रमिज, यानी ये टोटल जो है क्रमिज को बताया है आचार्य चरक ने। तो ये नोट पॉइंट होता है जो कि आप एग्जाम में मेंशन करते हो, ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है। तो स्टार लगा लो इसमें, ये पॉइंट ज़रूर मेंशन करोगे, ठीक है। अब चलो नेक्स्ट में, तो नेक्स्ट में अब स्टार्ट करो कि कैसे कैसे आपको बताना है, वातज क्या है, पित्तज क्या है, कफज क्या है, ये सब ये सारी चीज़ें आपको बतानी होंगी। तो स्टार्ट करो। सबसे फर्स्ट टाइम आपने पर्याय बताया, उसके बाद आपने निदान बताया, संप्राप्ति बताई, भेद बताया, चिकित्सा बताई, ठीक है। अब एक्सप्लेन करना चाहोगे क्योंकि 10 से 15 में है, तो वातज को बताओ, ठीक है। वातज क्या है, वातज जब भेद लिखोगे तो वातज शिरोरोग में, ये श्लोक आप मेंशन कर सको तो मेंशन करो, बहुत इंपॉर्टेंट। आचार्य जो सुश्रुत हैं उनमें आपको जो संहिता लिखी गई है सुश्रुत संहिता में आपको मिल जाएगा, शिरोरोग जो अध्याय है उसमें। तो उसमें क्या है, वातज में क्या है, जब वात आदि दोष जो बढ़कर के सिर में पीड़ा करते हैं, ये पीड़ा जो होती है रात के समय ज़्यादा हो जाए, ठीक है, और सिर में अगर पट्टी बांध लें इससे थोड़ा सा आराम लगे, या फिर अग्नि पर तपाए हुए वस्त्र को यानी गर्म कपड़ा बांधे तो भी सेक से भी चिकित्सा हो जाती है, यानी आराम मिलता है। तो ये वातज शिरोरोग के लक्षण है, ठीक है। तो वातज शिरोरोग इसे कहते हैं। समझ गए ना कि जिस मनुष्य के बिना किसी कारण, कोई रीज़न ना हो, अचानक रात में सर दर्द हल्का सा होने लगे और गर्माहट मिलने के बाद या फिर सर पे पट्टी बांधने पे वो आराम हो जाए, तो वात शिरोरोग के लक्षण है।
उसके बाद आपका क्या आता है पित्तज शिरोरोग। पित्तज को आप लिखोगे, पित्तज शिरोरोग में जो लक्षण होंगे पित्तज के होंगे, यानी सिर नेत्र और ये चीज़ में गर्माहट यानी दाह जैसा महसूस होगा, ठीक है। जो पित्तज का होता है जलन सी महसूस होगी आंखों में, नासा में ऐसे लगेगा जैसे गरम गरम धुआं है। तो इसमें क्या करो, शीतोपचार, हल्की सी ठंडक, जो ठंडी पट्टी का हो या हल्का सा ठंडापन महसूस होगा तो भी आराम होगा। तो ये हो गया पित्तज शिरोरोग के लक्षण, ठीक है। समझ रहे हो ना कि पित्तज शिरोरोग है जो जहाँ पे आपको ऐसा फील हो गर्माहट यानी पित्तज के लक्षण महसूस हो रहे हो, तो पित्तज और सिर दर्द हो पित्तज लक्षण के साथ, तो ये शिरोरोग पित्तज के लक्षण है। उसके बाद आपका आता है, आप लिखोगे क्या, कफज, जिसको सलेष्मिक, ठीक है। सलेष्मजन्य शिरोरोग में क्या होता है, सिर और गला में कफ भरा सा महसूस होगा और सर में दर्द होगा, उसके साथ भारीपन होगा, ऐसा होगा कि जैसे एक हल्की सी बर्फ जैसा शीत लगे, जब ठंडक सा महसूस हो और सिर दर्द हो। तो इसमें क्या होगा, जो नेत्र गोलक जो होता है आई बॉल्स ऑर्बिट होल्स होते हैं, उसमें हल्का हल्का स्वेलिंग आ जाती है, यानी कफ बढ़ जाती है और शिरों में, तो शिरोरोग यहाँ पे श्लेष्माजन्य शिरोरोग कहा गया, ठीक है। तो यहाँ पे आप समझ लो इस बात को कि शिरोरोग जो है वो श्लेष्माजन्य शिरोरोग है। तो ठीक है, आप ये समझ चुके हो। अब हम चलते हैं कि समझ गए ना, वातज में वातज के लक्षण है, पित्तज में पित्तज की, कफज में, हर रोग में इनके लक्षण, इनके अगर आप भूल भी रहे हो तो इनके लक्षण डाल सकते हो, ठीक है। कि वातज में वातज जैसा महसूस हो रहा है, पित्तज पित्तज जो उसकी मेन कौन, जैसे सलेष्मा है तो गौरव, उसमें गौरव फील हो, भारीपन लगेगा, स्तंभन होगा और कफ भरा हुआ मिलेगा सिर में, तो ऐसा महसूस होगा कि गले में भरा, तो वो क्या, श्लेष्मजन्य शिरोरोग। तो कुछ जो है वो लॉजिकल भी आंसर को लिख सकते हैं आप, जब आप भूल रहे हो उस कंडीशन में, ये हर जगह नहीं कह रही हूँ मैं, जब आप भूल रहे हो तब। अब आंसर में लिखना शनिपातज एवं रक्त शिरोरोग। तो शनिपातज यानी मिक्सिंग ऑफ, ठीक है, मिक्सिंग है किसकी, सारे की, वातज भी होगा, पित्तज के भी लक्षण, कफज के भी। तो त्रिदोषजन्य शिरो अभिताप हो, उसमें आप वात आदि सर्व शिरोरोग के लक्षण मिलेंगे। गर्मी भी महसूस होगी, भारीपन भी लगेगा, ठीक है, दाह हो रहा है, उसमें पीड़ा भी बहुत हो रही है, तो ये आपका त्रिदोषज हो जाएगा। रक्त शिरोरोग में क्या होता है, रक्त शिरोरोग में पित्त जन लक्षण, क्योंकि रक्त पित्त के लक्षण से है, तो पित्त जन लक्षण महसूस होंगे, दाह होगा, सिर में स्पर्श करने पे ऐसे महसूस होगा कि नहीं छुओ नहीं, बहुत गर्म या जलन सी हो रही है, ठीक है, सर दर्द होगा। ये शिरोरोग क्या है, रक्त शिरोरोग के लक्षण है। यहाँ पे एक स्पर्श स्पर्श सहत, ठीक है, शिरोभेय, तो ये आपका रक्तज का, ये आप मेन लिखो, पित्त समान लिंग स्पर्श सहनता, मतलब स्पर्श सहन ना हो रहा हो, ठीक है। तो ये आपका क्या है, रक्त शिरोरोग का है। ये नोट डाउन कर लो, ये जो मेन मेन होते हैं उसी को हेडिंग करके आप वहाँ अगर मार्क करके लिखते हो तो आपको मार्क्स मिलता है, ठीक है। नेक्स्ट आपका आता है क्या, पॉइंट है आपका क्षयज शिरोरोग। क्षयज में ही व शब्द में है, जैसे वातज, पित्तज, कफज, शनिपातज, रक्तज, ठीक है। तो आपके कितने हो गए, ये आपके 3 2 5 5 खत्म हो गए। आपके 11 शिरोरोग हैं, याद करो 11 शिरोरोग मैंने आपको बताया, 11 शिरोरोग में अब क्षयज, क्षयज जो शिरोरोग हैं ये किसने नहीं लिया, वाग्भट ने क्षय शिरोरोग को नहीं माना है। इन्होंने कहा कि चोट लगने से जो सिर पे रोग हो रहा है वो शिरोरोग नहीं है, वाग्भट। लेकिन आचार्य सुश्रुत ने वर्णन किया है कि चोट लगने से वासा और कफ जो होती है, रक्त के क्षीण हो जाने से जो क्षय जन्य रोग उत्पन्न होता है सर का, वो क्षय शिरोरोग है। ये बहुत कष्टकारी है, क्योंकि वैसे ही इसमें क्षय हुआ है तो कष्ट ज़्यादा होगा, वेदना होगी बहुत ज़्यादा। इसमें आप स्वेदन, ठीक है, स्वेदन, वमन, धूमपान, नस्य, रक्तमोक्षण करने से बढ़ता है, यानी ये निषेध है, ये आप नहीं करोगे, ठीक है, ये नहीं करना है, तो आप ये मेंशन करोगे, आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट है। उसके बाद आप चलोगे तो आएगा क्या, क्रमीजन, क्षयज हो गया, क्रमीजन लिखोगे, क्रमीजन में क्या लिखोगे, तो देखो स्टूडेंट, लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहना, चैनल पे नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना और मोटिवेट करो हमें आयुर्वेद मेडिकल क्लासेस को, कि और ज़्यादा से ज़्यादा सिलेबस टू सिलेबस में नोट्स आपको देती जाऊँ, ठीक है। क्रमीजन्य शिरोरोग में बुक्स में बहुत से कंटेंट हैं, आप देख, तो यहाँ पे क्या एक शॉर्ट में कैसे ब्रीफ आप देखते जाओ, ठीक है, फास्ट टाइम आप कभी भी बैठे हो शुरू कर दो। कृमिजन्य शिरोरोग, तो नाम में ही है कृमि, देखो नाम में ही है कृमि, तो कृमि का कुछ यहाँ इंपॉर्टेंट होगा ना, कृमि। तो कृमिजन में क्या है, यहाँ पे का जब सिर में, अभी मैंने बताया मियासिस, तो उसमें माइगॉट्स होते हैं, वो इंट्री कर जाए, अगर नाक में घुस जाए कोई कीड़ा और वो सिर में पहुंच जाए तो उससे भी होता है। तो कृमिजन शिरोरोग में क्या है, जब सुई जैसे चुभने सी पीड़ा हो, ठीक है, सुई जैसी चुभने सी पीड़ा हो
और ऐसा हो कि सिर के भीतर लगे कि कोई कृमि खा रहा हो, ऐसा प्रतीत हो। कपाल यानी स्कल है, उसकी जो बोन है, वो जो स्कल बोन है वो ऐसा प्रतीत हो कि उसके भीतर कुछ फोड़ने से यानी टन की जो पीड़ा होती है, एक कुछ तोड़ा जाता है, ऐसा पेन सा फील हो, तो वहाँ इस वेदना में कृमिजन्य शिरोरोग की वेदना है ये। इसमें नासा से रक्त या पूरा मिश्रित जल सा स्राव आएगा, जो नाक से कोई स्राव आ रहा है, कुछ सिक्रीट कर रहा है, तो उसमें रक्त और पस यानी ब्लड और पस जो होता है मिला हुआ जल आएगा, जो म्यूकस आपका रिलीज हो रहा है सलाइवा वो नोज से, तो वो वैसा मिश्रित होगा। तो यहाँ पे आप क्या समझ जाएंगे, वो कृमिजन्य शिरोरोग के ही लक्षण है और ये दारुण होता है। ठीक है, तो ये आप लिखोगे कि सुई से पेड़ चुभा हो, भाग ऐसा लगे कि कृमि खा रहा है, ऐसा लगे कपाल से यानी स्कल बोन में एक फोड़ने सा अनुभव प्रतीत हो, यानी वो पीड़ा ऐसी हो जैसे टनकता है सर। ठीक है, नॉर्मल आप भाषा में बोल सकते हो। इसको क्या कहते हैं, नासा से रक्त और पोई मिश्रित जलस्राव हो। ठीक है, तो उसे कहेंगे कृमिजन्य। बहुत इंपॉर्टेंट है और पूछा भी गया है आपको। ठीक है, एंड एक्स्ट्रा 5 नंबर्स में भी ये आपको पूछा गया एग्जाम में। सूर्यार्तव जो है ये नोट डाउन कर लो, बहुत पूछा गया, शॉर्ट नोट में पूछा जाता है, 2 नंबर में भी पूछा जाता है, 5 से 10 नंबर में जब आप शिरोरोग बताओगे तो इंपॉर्टेंट आप बताओगे। सूर्यार्तव नाम में ही देख लो, सूर्य। ठीक है, नाम में ही आप देखोगे सूर्यार्तव, तो सूर्य जैसे जैसे चढ़ता जाता है वैसे वैसे पीड़ा शुरू होती है। ठीक है, जैसे प्रखर हो जाता है पीड़ा बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, यानी मिड में जब मध्य हो, यानी दोपहर के समय बहुत ज़्यादा पीड़ा होने लगे, और धीरे धीरे वो मंद तेज मतलब कम ज़्यादा होता रहता है। तो इसमें 2 उपचार, या तो शीत उपचार या तो उष्ण उपचार। कभी गर्म पट्टी देने से भी आराम हो जाए, कभी शीत उपचार से, कभी ठंडे से। तो इसमें दोनों, और इसमें प्रकोप क्योंकि क्या है, त्रिदोषज है, इसलिए दोनों उपचारों का लाभ मिल जाता है, कभी कुछ कभी कुछ। ये कष्टकारी होता है और इसको भास्कर आर्तव, सूर्य का दूसरा नाम क्या है, भास्कर, तो इसलिए भास्कर आर्तव रोग भी कहते हैं। ये जो 3 पॉइंट है आप ज़रूर लिखोगे। ठीक है, ये जो 3 पॉइंट है वो आप ज़रूर लिखोगे। ठीक है, तो ये मार्क्स गेनिंग है, इतना आपको लिखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको शॉर्ट नोट्स में भी पूछा गया है। सूर्यार्तव, ठीक है, जो सूर्य की जैसे जैसे उदय होता है वैसे धीरे धीरे जैसे बढ़ती है, नेत्र और भ्रू में बीच में बहुत ज़्यादा पीड़ा होगी, और जैसे जैसे सूर्य प्रखर होगा तो पीड़ा बढ़ती जाती है, फिर धीरे धीरे शांत होती है। ठीक है, अब जो नेक्स्ट है वो है क्या है, अनंतवात। लास्ट अब धीरे धीरे हम पहुंच चुके हैं अनंतवात। देखो अब तक आपने बहुत कुछ देख लिया, अपने अपने मार्क्स को गेन करने के लिए आपने सब भेद से लेके सब बताया। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप बार बार स्लाइड को चला के देख सकते हो, आपका कंप्लीट हो जाएगा। 2 और रह गए हैं, वो भी देखते चलते हैं। ग्रीवा की दोनों मान्य नाड़ियों में, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्या है इंपॉर्टेंट, ग्रीवा की दोनों मान्य नाड़ियों में पीड़ित करें। ग्रीवा यानी नेक के पीछे से ऐसा त्रिवेदना हो, ठीक है, पेन हो रहा हो, गर्दन जो होती है उसके नेक के पीछे पेन हो रहा हो, और नेत्र भ्रुकुटी। देखो शिरा रोग है तो आंखें, भौवें ये सब दर्द होती हैं, सर दर्द होता है, हेडेक देखा होगा आपने। तो अनंतवात में ये ग्रीवा के पीछे दोनों मान्य नाड़ियां जो होती हैं, नाड़ियों को नाम है, आपको याद कर लो, आयुर्वेद में आपको पता होगा। ये 4th ईयर के स्टूडेंट हो, ये आप जानते हो कि नेत्र में दोष जो होगा भ्रुकुटी और शंख प्रदेश में हो, तो यहाँ पे जो होता है ऐसा लगे जैसे नसें फड़कती हैं। ठीक है, इसमें अनुग्रह अनेक नेत्र रोग उत्पन्न हो जाते हैं, ये त्रिदोषज होता है। ठीक है, अनंतवात रोग में ही अनुग्रह रोग और नेत्र रोग भी उत्पन्न हो जाता है, और ये गण प्रचय यानी पूरा वो कवर कर रहा है। ठीक है, नेक का जो पोर्शन है वो कवर कर रहा है, नेत्र को भी ये कवर कर देगा। ठीक है, उसके बाद ये त्रिदोषज है, तो ये मान्य नाड़ियों के से पीड़ित करके ग्रीवा के पीछे तक त्रिवेदना देने वाला रोग है, इसका नाम अनंतवात रोग है। ठीक है, और इसका कोरिलेशन जो है, कोरिलेशन देखो, कोरिलेशन मैंने यहाँ दिखाया है, कोरिलेशन आपका, कोरिलेशन में भी आप चलोगे तो कोरिलेशन यहाँ पे देखो मैंने बताया कि ट्राइजेमाइनल न्यूरोलेजिया, ठीक है, इससे कोरिलेट करते हैं। तो ट्राइजेमाइनल न्यूरोलेजिया में आप कोरिलेट करते हो अनंतवात को, और फ्रंटल साइनोसाइटिस जो होता है वो सूर्यावर्तों को। ठीक है, कृमि है नेजल माइसियासिस में गॉड जब एंट्री करते हैं, हेडेक आप सिरोवेदना को नॉर्मल कह सकते हो। तो आप कुछ अलग नहीं जा रहे हो। ठीक है, मॉडर्न में वो सारी डिजीज दिख रही हैं। ठीक है, जो आप आयुर्वेद में पढ़ो, तो आयुर्वेद अलग नहीं है। ठीक है, सब कोरिलेट करोगे तो आपको मिलेगा। तो हम कहाँ पे थे, अनंतवाद पे। तो अनंतवाद आप समझ चुके हो कि मान्य नाड़ियों के, ठीक है,
मानव नाड़ी को पीड़ित करके ग्रीवा के पीछे वाले भाग में तीव्र वेदना होती है, ये लक्षण अनंतवात रोग का है। ठीक है, ये त्रिदोषज है। अब आप चलो तो आएगा क्या लास्ट वन, अर्धवेदक और शंखक। स्किप मत करना, ये भी सुनते चलो और अपना चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते चलना। जिस मनुष्य के उत्तमांग के अर्धभाग यानी अर्धवाद देखो नाम में ही है, आधे भाग में, तो आधे भाग में अतिशय करके भेद ऐसा प्रतीत हो कि कुछ फोड़ रहा है, फोड़ने वाला क्या, लोग कहते हैं ना कि ऐसे लग रहा है सर पे हथौड़ी चल रही है, फोड़े, तोद हो, सूची वेदना, तोद मतलब क्या, जो सुई से चुभने की वेदना हो, भ्रम हो, शूल यानी पेन हो, ऐसे लक्षण लगे तो वो एक पीरियोडिक हो, कभी 15 दिन में 15 दिन पे ऐसा हो जाए, 10 दिन बाद ऐसा होने लगे, तो ये कहते हैं लोग बोलते हैं ना माइग्रेन हो गया है, तो ये माइग्रेन में वर्ड नहीं यूज करूंगी। यहाँ पे बस ये है कि मनुष्य के जो सिर में आधे भाग में ऐसा प्रतीत हो जैसे सर पे हथौड़ियां चलनी, फोड़ने जैसा प्रतीत हो, और सिर में एक सुई जैसे चुभने जैसे पीड़ा हमेशा एक सूल लंबे समय तक हो, फिर वो 10-15 दिन पीरियोडिक अंतराल तक कभी हो, कभी कम ना, कभी बंद हो जाए, 10 दिन बाद फिर हो जाए, 15 दिन, एक पीरियोडिक अटैक्स जैसा लगे, ये हेडेक जो पेन हो रहा है वो है अर्धवेदक। ठीक है, माइग्रेन से कोरिलेट लोग करते हैं आयुर्वेद में, यहाँ पे हमें क्या ये आंसर देना है, अर्धवेदक रोग लिखना है। मैं कोरिलेशन इसलिए बोलती हूँ कि आपका दिमाग वहां तक जाए। ठीक, लास्ट वन है शंखक रोग। तो शंखक रोग क्या है, जब मिथ्या आहार विहार करोगे, उल्टा सीधा खाओगे, कभी ठंडा मीठा खा लेते हैं, तब पित्त और रक्त के साथ सिर की धमनियां दूषित हो जाती हैं, और शंख प्रदेश में हमें जो मस्तिष्क प्रदेश होता है, जो हेड होता है, हेडेक सा फील होता है, तो यहाँ पे आपका क्या है शंखक। ठीक है, तो शंखक में जो आपको पेन होगा वो इस प्रकार का तीव्र बहुत तेज दर्द होगा। ठीक है, अत्यंत भयंकर होता है, तेज में, तो और क्या यहाँ पे मेन क्या है, नाम में ही है, शंखक प्रदेश में होता है। ठीक है, शंखक प्रदेश। ठीक, तो ये समझ गए होगी, स्लाइड में पूरा आपको बता दे रही हूँ, और इसलिए चैनल में बने रहना, ऐसा नेक्स्ट सिलेबस लेके आऊँगी। ये मैंने पूरा आपको स्लाइड दे दी, इसलिए ज़्यादा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पे आपको। लास्ट वन यही कहूँगी, थैंक यू फॉर कमिंग एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू, कीप सपोर्टिंग।